हेलो बच्चों, सेट टू 2020 824 NK यानी कह सकते हैं दूसरा सेट है और 8 से 24 है, कोड नंबर NK है। कक्षा 10वीं का विज्ञान हम लोग आज सॉल्व कर रहे हैं और उसमें हम लोग फिजिक्स का पार्ट सॉल्व करेंगे, जिसमें से पहला प्रश्न है, एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। कैसा होता है देखिए, आप कैसे चेक करोगे, ये देखो बता रहे हैं हम आपको। जैसे सपोज करो कि एक अवतल लेंस है और यहाँ पे मान लो कोई वस्तु है, तो जब पैरेलल लाइट चलती है तो ये फोकस से टर्न होती है और इसका अवतल लेंस का फोकस इस साइड होता है, तो ये इधर चलेंगी और लगेगा कि वो इस साइड से आ रही है। और एक बना देंगे लाइन हम लोग कहाँ से, प्रकाशिक केंद्र से, तो वहाँ पे इमेज बनेगा। तो जो लाइन रियल में नहीं मिलती है, मतलब मिलती हुई दिखती है और वहाँ पे इमेज बनता है, तो उसको हम लोग कहते हैं आभासी। तो यहाँ पे आप देखो ये चित्र बनेगा और हरदम ही छोटा बनेगा। तो यहाँ पे आभासी तो सब में है, ठीक है। उसके बाद वो सीधा भी है, तो आभासी सीधा ये दो जगह पर है। ये इसमें भी आभासी सीधा और इसमें भी आभासी सीधा, लेकिन इसमें लास्ट में बड़ा और इसमें छोटा। तो अब ये इमेज आप देख रहे हो छोटा है, तो आपका ये ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। आप कहीं भी रखोगे तो वही मतलब बनेगा, आप कहीं पर भी बना के देखोगे तो सेम कहानी आएगी। और उसके बाद बारी आती है किसकी, दूरदृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो दूरदृष्टि के कारण वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना के पीछे। आप सब जानते होंगे, नहीं मालूम तो हमने ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड का एक चैप्टर रिकॉर्ड किया है, जो कि प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। उसमें कंप्लीट वीडियो है, आपको इसका भी मिल जाएगा और लेंस का भी पूरा मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, दो चालक तार जिसके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, किसी विद्युत परिपथ से पहले श्रेणी क्रम में और फिर समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी तथा समांतर क्रम संयोजन से उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात होगा। तो अभी इस प्रश्न को छोड़ देते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं क्योंकि जगह नहीं है, मिटाना पड़ेगा। प्रश्न दिया है, बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है। तो सिंपल यहाँ जवाब है टंगस्टन का, और ये आपका ऑप्शन है। और उसके बाद हम प्रश्न लगा रहे हैं, पहले मिटा दें इनको। यहाँ पर अच्छे से लगाते हैं। प्रश्न दिया है कि दो चालक तार हैं, पदार्थ लंबाई व्यास समान है, मतलब कह सकते हैं कि वो बात प्रतिरोध की कर रहे हैं। तो मान लो कि पहला सीरीज में जोड़ा गया, मतलब पहले तार का प्रतिरोध R है और समान है चूंकि, तो दोनों का प्रतिरोध सेम टू सेम रहेगा। और इनको किसी बैटरी से जोड़ देते हैं। ये इस बैटरी का विभवांतर है V, और यहाँ से मान लो करंट निकल रहा है I1 लिखेंगे। I1 क्यों लिखेंगे, क्योंकि जब आप समांतर में जोड़ोगे तो उसमें सेम टू सेम करंट नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो करंट होता है लोड पर डिपेंड करता है। तो समांतर में दूसरे टाइप से जोड़ा जाएगा। देखो इमेज बना देते हैं पहले इसका। समांतर में कुछ इस प्रकार से जोड़ा जाएगा, तो यहाँ अलग लोड आएगा तो अलग करंट भी आएगा, क्योंकि करंट लोड पर डिपेंड करता है। ये हो गया R। बैटरी तो सब समान रहेंगे, यहाँ पे करंट चेंज हो जाएगा। और मान लो दोनों में T टाइम तक, मतलब यहाँ पे करंट फ्लो हुआ, मतलब जितना देर तक यहाँ फ्लो हुआ उतना देर तक यहाँ फ्लो हुआ। तो उसके लिए सबसे पहले निकालेंगे हम लोग H1। तो H बराबर होता है VIT, तो V वही रहेगा, हो जाएगा I1, और मान लेते हैं समय T है, हो जाएगा V। I बराबर होता है V/R, तो हो जाएगा V। और R कहने का मतलब तुल्य प्रतिरोध, तो अगर सीरीज में है तो सीधा जोड़ देते हैं, तो R मिला के हो जाएगा 2R × T। और ये हो जाएगा, यहाँ आके लिख देते हैं, ये हो जाएगा V² T/2R। और यहाँ पे अगर निकालेंगे H2, तो सूत्र हो जाएगा VI2T, हो जाएगा V। और I2 का मतलब V/R, तो यहाँ R कहने का मतलब चूंकि दोनों ये समांतर में है, तो ये सूत्र वहाँ पे लगता है समांतर में, 1/R1 + 1/R2। तो हो जाएगा 1/R + 1/R मतलब 2/R, और R इक्विवेलेंट उल्टा करके लिख देंगे तो आएगा R/2। तो यहाँ पे V/R की जगह रहेगा R/2 × T
तो 2 ऊपर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2v²t/r। ये हो गया H2 और ये H1। फिर कहा था उसमें कि श्रेणी और समांतर क्रम संयोजन से उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात, तो ये श्रेणी हो गया है आपका सीरीज, और ये हो गया इधर वाला पैरेलल। और उसके बाद अब अनुपात निकालना, तो अनुपात निकाल देते हैं। देखो कैसे आएगा। अनुपात निकालने के लिए लिखेंगे H1/H2, तो H1 की वैल्यू है v²t/2r और इसकी वैल्यू है 2v²t/r। तो जब डबल भिन्न हो तो सबसे नीचे वाले का गुणा सबसे ऊपर होता है, तो ये हो जाएगा v² कैपिटल में रहेगा tr, और बीच वालों का एक साथ, तो 2 का गुणा 2 में 4 हो जाएगा, फिर v² और tr, ये कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 1/4। या यहाँ से निष्कर्ष निकाल सकते हैं H1/H2 बराबर 1/4। और ये कहाँ है, ये है ऑप्शन नंबर 2, और यही है इस प्रश्न का सलूशन। लगा लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, निम्नलिखित चित्र में दर्शाए अनुसार एक प्रकाश की किरण माध्यम ए से माध्यम बी में प्रवेश करती है। चित्र को देखकर बताइए कौन सा माध्यम अधिक सघन माध्यम है तथा माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन नंबर 2 का फर्स्ट, वहाँ फिगर बना हुआ है। पहले पूछा है कि इसमें से कौन सा माध्यम अधिक सघन है, तो उसके लिए हमें पहले आई निकालना होगा। आई का मतलब है नॉर्मल से बनाया गया एंगल, तो ये टोटल 90 है, 90 में से 60 निकल जाएगा तो आएगा 30। तो इसमें पहले आई निकालेंगे जिसको हम लोग कहते हैं आपतन कोण, तो ये बराबर हो गया 30 डिग्री। ऐसे ही आर निकालेंगे, तो आर 90 माइनस 45 करेंगे क्योंकि हमें ये एंगल लेना रहता, अभिलंब से बनाया गया कोण, तो ये होगा 45 डिग्री। अब उसके बाद पूछा कौन सघन माध्यम है, तो अगर आई छोटा है, ये वाला चीज़ मतलब यहाँ करीब से जा रहा है इधर दूर हो जा रहा है, मतलब यहाँ पे निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि आई लेस देन आर, मतलब आर यानी अपवर्तन कोण बड़ा है। अपवर्तन कोण बड़ा है इसका मतलब जो अपवर्तित किरण है वो अभिलंब से दूर चली गई, मतलब इसका क्या है कि माध्यम भी विरल है और माध्यम में सघन। तो यहाँ पे लिखेंगे कि इसलिए माध्यम ए सघन माध्यम है। और फिर पूछा है कि ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो देखो अपवर्तनांक कैसे निकालते हैं। अपवर्तनांक यहाँ ए वाला है तो लिखेंगे एन ए, मतलब वहाँ का अपवर्तनांक लिया जाता है और वहाँ पर साइन का के साथ एंगल लिया जाता है। तो एंगल यहाँ का है 30 डिग्री बराबर इधर वाला है एन बी और उस साइड का एंगल लिया जाएगा साइन 45, ये आर का मान लिया जाता है। तो यहाँ पे हो गया ये एन ए साइन 30 की वैल्यू 1/2 और एन बी इसके बाद साइन 40 की वैल्यू 1/√2। तो अगर देखा जाए ये तो का उस साइड ऊपर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा ये एन ए इक्वल एन बी 2/√2। तो क्या हो जाएगा, √2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ आएगा एन ए इक्वल एन बी केवल √2। लेकिन निकालना है ए के सापेक्ष बी का, मतलब ए नीचे रहना चाहिए और बी ऊपर रहना चाहिए। तो ये हो जाएगा 1 बराबर एन बी बटे एन ए और इधर √2 को इस साइड नीचे ले आएंगे तो हो जाएगा ये 1/√2 इक्वल एन बी माइनस ये सारी एन बी अपन एन ए। या इसको लिख सकते हैं कि ये लिखा है ए एन बी इक्वल 1/√2 और यही है आपके प्रश्न का सॉल्यूशन। मतलब ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक है 1/√2। कैसे लगाना आप यहाँ पे सॉल्यूशन उसका देख सकते हो। अगला है क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूरबिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा क्षमता दोनों ज्ञात कीजिए। इसका भी सॉल्यूशन देखो, उसके बाद एक साथ उतार लेना।
सॉल्यूशन नंबर दूसरे का सेकंड है। तो यहाँ पे दिया है दूर बिंदु, मतलब क्या होता है कि जो देख सकते हैं, बात हम आपको हरदम बताते हैं कि जब यहाँ डिफेक्ट इन विजन वाला आप जब क्वेश्चन लगाओ तो जो देखा जा सकता है वो है वी, और जिसे देखने की जिज्ञासा है वो है यू। तो यहाँ देख सकते हैं 80 सेंटीमीटर, लेकिन बहुत दूर तक देखना है क्योंकि इलाज ठीक करना है, तो बहुत दूर यानी अनंत तक आपको देखना, तो आपका यू रहेगा। और जो देख पा रहे हैं वो यहाँ पे होता है वी, जिसे देखना चाहते हैं वो है यू। तो यहाँ v की वैल्यू है माइनस में 80 सेंटीमीटर, क्योंकि जिसे देखते हैं वो लेंस के सामने ही पड़ा रहेगा इसलिए। और उसके बाद u आपका रहेगा इनफाइनाइट, माइनस में सूत्र लगा देंगे 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u, हो जाएगा 1/f इक्वल माइनस 1/80, और इनफाइनाइट 1/इनफाइनाइट का मतलब 0, ख़त्म हो गया ये। तो यहाँ से f की वैल्यू हो जाएगी माइनस में 80 सेंटीमीटर। हम निगेटिव वैल्यू आया, इसका मतलब ये हो गया कि जो लेंस लगेगा वो लगेगा अवतल लेंस। फिर उसके बाद क्षमता निकालनी है, तो p की वैल्यू होती है 1/f मीटर में और 100/f सेंटीमीटर। तो चूँकि यहाँ सेंटीमीटर में आया है तो लिखेंगे p इक्वल 100 माइनस में इतना आएगा 20 चौक को 80 और 20 पंचे 100, तो हो जाएगा माइनस 1.25 सेंटीमीटर। यानी जो लेंस लगेगा उसका क्षमता है माइनस 1.25 सेंटीमीटर। और ये हो गया इस प्रश्न का सलूशन। फिर अगला प्रश्न है तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो जो तारे होते हैं उनसे चल करके जो प्रकाश की किरणें आती हैं वो विभिन्न प्रकार के कह सकते हैं कि जो वायुमंडल में परतें हैं एक दूसरे के नीचे, तो उनमें हर एक का अपवर्तनांक अलग अलग होता है, जिसके कारण से उनमें अपवर्तन और परावर्तन की घटनाएं होती हुई रहती हैं और उनका मार्ग भटक जाता है। जैसे छोटा सा ट्रेलर देख सकते हो कि मतलब अगर जैसे मान लो विभिन्न प्रकार की लेयर, ऐसे यहाँ पे आया मान लो किरण, थोड़ा बेंड हो गया, कुछ हो गया, ठीक है, फिर यहाँ आया किरण, फिर थोड़ा बेंड हो गया, फिर आके फिर थोड़ा बेंड, तो इस प्रकार से चलती और हैं और कहीं दूसरी जगह पर पहुँचती हैं। और दूसरी घटना इसका है प्रकीर्णन के कारण भी तारे मतलब हम लोगों की आँखों पर टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं हम लोगों को। और दूसरा इसमें सबसे अच्छा क्या है कि जो वायु की परतें हैं उन सभी परतों का अलग अलग अपवर्तनांक है, जिसके कारण से प्रकाश के मार्ग में विचलन उत्पन्न हो जाता है और हमको तारे टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। और इस प्रश्न का जवाब आपको आपकी किताब में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी याद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी है। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार यानी लंबाई ज्ञात कीजिए। कैसे लगाएंगे देखिए, सॉल्यूशन नंबर 3 का फर्स्ट दिया हुआ फोकस दूरी अवतल दर्पण की माइनस होती है -15 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो u इक्वल हो गया -30 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर लंबाई की है यानी h ऑब्जेक्ट है 2 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये निकालना है, तो सबसे पहले सूत्र लगाएंगे, लिखेंगे दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र है 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u, यही है मिरर फार्मूला। तो हो जाएगा 1/f इक्वल -15, 1/v का पता नहीं और u का पता है -30, तो हो जाएगा 1/v इक्वल, ये प्लस हो जाएगा 1/30 माइनस 1/15, और एलसीएम होगा इसका 30, तो 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1 - 2/30 इक्वल -1/30। तो यहाँ से v इक्वल हो गया -30 सेंटीमीटर। मतलब क्या हुआ कि प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा और वस्तु की ही तरफ बनेगा। तो जब वस्तु की ही तरफ बनता है तो बनता है वास्तविक प्रतिबिंब। तो यहाँ निकालेंगे आवर्धन, यहाँ लगा देते हैं, लिखेंगे रेखीय आवर्धन।
यम बराबर होता है मैग्नीट्यूड में v/u और मैग्नीट्यूड में होता है h इमेज अपॉन h ऑब्जेक्ट। ऐसा इसलिए लिख रहे ताकि चिन्हों का कोई झंझट ना हो, आपको प्लस माइनस लेना ही नहीं है। तो v है 30 सेंटीमीटर बिना चिन्ह के लेंगे, और u है 30 सेंटीमीटर, इसको भी बिना चिन्ह के ले लो। और उसके बाद h इमेज पता नहीं h ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर, 30 से 30 कट के हो जाएगा 1, h इमेज अपॉन 2, 2 से गुणक हो जाएगा तो हो जाएगा h इमेज इक्वल 2। तो अब चूंकि ये -30 सेंटीमीटर आया, मतलब दर्पण की ही तरफ आएगा अवतल लेंस में, और जब अवतल लेंस में उसी तरफ बनता है तो उल्टा बनता है, तो यहाँ पे चिन्ह हो जाएगा h इमेज इक्वल -2 सेंटीमीटर। आप यहाँ से भी लगा सकते थे -v/u, लेकिन उसमें गलत होने का चांस ज़्यादा रहता है, इसलिए हमेशा माड लगा करके या मैग्नीट्यूड लगा के सवाल लगाना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले प्रतिबिंब की स्थिति। उत्तर कैसे लिखना है बोर्ड के कॉपी में देखो, तो आंसर में हेडिंग डालेंगे प्रतिबिंब की स्थिति, लिखेंगे प्रतिबिंब दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। उसके बाद अगला हेडिंग रहेगा आकार, यानी प्रतिबिंब का आकार आप पूरा लिख सकते हो, तो आकार में लिखेंगे 2 सेंटीमीटर। और उसके बाद प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, तो उल्टा बनने के नाते प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वास्तविक। बस इतना सारा लक्षण आपको लिखना है, और यही है आपके इस प्रश्न का सलूशन। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि फोकस दूरी 15 है और वस्तु 15 से पहले रखी हो। जब फोकस और पोल के बीच में आती है तब आभासी बनता है, और जब ऐसा हो कि फोकस से पहले है, मतलब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, वक्रता केंद्र फोकस के बीच में, तो हमेशा उल्टा ही बनाता है। और यहाँ पे कहा कि 15 सेंटीमीटर फोकस और 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। 30 सेंटीमीटर मतलब वक्रता केंद्र पर, और आप जानते हैं वक्रता केंद्र पर रखा है तो वहीं पे बनेगा, और उसके बाद उतने ही बड़े आकार का बनेगा। आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। उसके बाद अगला प्रश्न है कि वर्ण विक्षेपण क्या है। तो वर्ण विक्षेपण का मतलब होता है प्रकाश की जो श्वेत किरणें होती हैं उनका मतलब विभिन्न रंगों में बट जाने को कहते हैं वर्ण विक्षेपण। जैसे बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, इस प्रकार के क्रम में जब प्रकाश की किरणों का जो रंग होता है सफ़ेद का, मतलब जो सफ़ेद प्रकार की प्रकाश की किरणें होती हैं, जब वो इन 7 घटकों में बट जाती हैं या अन्य रंगों में बटती हैं तो रंगों में बटने को कहते हैं वर्ण विक्षेपण। आगे का है सूर्य के प्रकाश स्पेक्ट्रम में विभिन्न वर्ण क्यों पाए जाते हैं, तो लिख सकते हैं कि जो श्वेत प्रकाश है ये विभिन्न रंगों से बनी होती है और हर एक रंग की अलग अलग पदार्थों में अलग अलग तरंग दैर्ध्य होती है, जिसके कारण से सूर्य के प्रकाश में विभिन्न वर्ण पाए जाते हैं। और आपको इस प्रश्न का जवाब भी आपके किताब में बिल्कुल मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे जो न्यूमेरिकल टाइप प्रश्न है केवल उनको सॉल्व कर रहे हैं और ऐसे प्रश्नों को हल कर रहे हैं जो कि बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। खैर ये प्रश्न का सलूशन है, यहाँ पे आप इसको लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड, 60 वाट 220 वोल्ट और 100 वाट 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब श्रेणी क्रम में 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब से विद्युत मेंस से संयोजित किए गए हैं। दोनों विद्युत बल्बों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धाराओं की गणना कीजिए। आप कैसे लगाओगे देखो। तो यहाँ पे पहला बल्ब दिया है मतलब 60 वाट का और 220 वोल्ट का, यहाँ पे ये इतना चीज़ दिया हुआ है, तो आप कैसे लगाओगे, मतलब पहले लिखते हैं इसका सॉल्यूशन क्रमांक जो कि है 3rd का सेकंड। तो इसका दिया है पावर 60 वाट और वोल्टेज दिया है 220 वोल्ट। तो इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे, कैसे निकलेगा देखो, P1 बराबर हो जाएगा V1² R1। P बराबर होता है V² R।
तो यहाँ से अगर हम कहें R1 निकालो तो आप R1 की वैल्यू क्या बताओगे, V1 स्क्वायर बाई P1, और उसके बाद V1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 220 इसका स्क्वायर, और P1 यह है 60। ऐसे ही अगर आपसे कहा जाए आप R2 बताओ तो R2 कहोगे हो जाएगा V2 स्क्वायर बाई P2। तो यहाँ से R2 इक्वल हो जाएगा, ये भी चूँकि 220 वोल्ट है, इसका स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 100। कैसे हो जाएगा, यहाँ आप लिखोगे कि P2 बराबर है 100 वाट और उसके बाद V2 बराबर है 220 वोल्ट। आप इसका शॉर्टकट में भी लगा सकते हो, भी बताएंगे, लेकिन ये सबसे अच्छा तरीका। उसके बाद अब क्या है, इनको सीरीज में जोड़ा गया है। पहले वाले का प्रतिरोध कितना है R1 और दूसरे वाले का R2। इसकी वैल्यू है 220 का स्क्वायर और यहाँ पे 60, इसकी वैल्यू है 220 का स्क्वायर और यहाँ नीचे 100, और इसको 220 वोल्ट से जोड़े भी हैं। पूछा कितना धारा बह रहा है, तो पहले तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे इन सब का। लिखेंगे R1 कामा R2 श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में है तो इनका तुल्य प्रतिरोध सीधे सीधे जोड़ के आएगा R1 प्लस R2, तो हो जाएगा 220 का स्क्वायर बटे 60 और यहाँ पे 220 का स्क्वायर बटे 100। तो 220 का स्क्वायर कॉमन हो गया और यहाँ बचेगा 1/60 धन 1/100। ये एलसीएम हो जाएगा 600, तो हो जाएगा ये 220 का स्क्वायर, यहाँ आएगा 10 और इसमें आएगा 6, यहाँ नीचे हो गया 600 और ये हो गया कितना 16, यानी R इक्विवेलेंट निकल के आ गया 220 का स्क्वायर और यहाँ 16/6। क्वेश्चन नंबर 4, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आपका क्या तात्पर्य है, प्रयोग द्वारा इसे कैसे प्रदर्शित करेंगे। फिर आगे कहा है प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को निर्धारित करने वाला नियम क्या है। तो ये चीज़ आपको मिल जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण या विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, उसमें मिल जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और उसके बाद इसकी दिशा कैसे निर्धारित करते हैं, तो इसके लिए लगता है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। ये ऐसे वाला FBI, मतलब कोई चालक किधर चल रहा है ये उसकी दिशा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये हो जाएगी, और ये बनने वाले करंट की दिशा। आप बाकायदा इसको फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में आपके किताब में पूरा डिटेल में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। और अगर आपको कोई भी संशय होगा, आपको इसमें कोई सा भी टॉपिक समझ में नहीं आएगा, तो आप हमें ज़रूर बताएंगे, हम आपके संशय का समाधान करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। यहाँ पे अगला प्रश्न है R1, R2, R3 तीन प्रतिरोधों को पार्श्वक्रम में जोड़ा गया है, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। मतलब आपको पहले फार्मूला ड्राइव करना है। तो मान लो कि आपके पास तीन प्रतिरोध हैं, R1, R2, R3। ये वाला ये V वोल्ट की बैटरी से है और यहाँ से I करंट निकल रहा, तो मान लेते हैं कि यहाँ तीन रास्तों में तीन करंट हो जाएगा, I1 हो जाएगा, I2 हो जाएगा और I3। बस कुछ नहीं करना है आपको, I1, I2, I3 निकाल लेना बस। तो यहाँ पे पहले लैंग्वेज में लिखेंगे कि माना R1, R2, R3 तीन प्रतिरोध हैं, पार्श्वक्रम में जोड़े गए हैं और इनको V वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है या इनको V वोल्ट का विभवांतर दिया गया है। लिखेंगे कि इससे निकलने वाली धारा R1 में I1, R2 में I2 और R3 में I3 बन करके बाहर जाती है और पुनः
आई करंट बन करके बैटरी में प्रवेश कर जाती है। कुछ इस प्रकार का आपको लैंग्वेज लिखना है। उसके बाद सिंपल अलग अलग करंट निकाल लेंगे बस, और कुछ नहीं। आई बराबर होता है वी बटे आर, तो यहाँ पे पोटेंशियल वही रहेगा चूँकि ये पैरेलल में है, तो हो जाएगा वी बटे आर वन। आई टू का मान वी बटे आर टू और आई थ्री का मान वी बटे आर थ्री। यहाँ लिखेंगे कुल करंट बराबर आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री। आई का मान टोटल वोल्टेज बटे टोटल प्रतिरोध, तो मान लो पूरा मिला के प्रतिरोध आर इक्विवेलेंट हुआ, बराबर हो जाएगा वी बटे आर वन प्लस वी बटे आर टू प्लस वी बटे आर थ्री। हर जगह से वी कट जाएगा और जो आपको फार्मूला निकालना था फार्मूला आपके पास है, और यही चीज़ आपको प्रूव करना था बस, और कुछ नहीं। और उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चित्र में बिंदुओं ए तथा सी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। तो पहले नंबर डाल देंगे, जैसे R1, R2, R3, R4 और R5। तो यहाँ पे आप देखो 3, 4, 5 ये पैरेलल में है, तो पहले इनको सॉल्व करोगे, मतलब ये अथवा का आगे का प्रश्न है, यहाँ लगा रहे हैं। लिखेंगे R3, R4 और R5 समांतर क्रम में है। लिखेंगे इसलिए 1/R345 बराबर हो जाएगा 1/R3, 1/R4 और 1/R5। तो हो जाएगा R345 इक्वल 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/6। तो एलसीएम 6 करने के लिए 3 से गुणा होगा, तो यहाँ हो जाएगा 3, 1, 4, 1, 5, 5/6। तो R345 बराबर हो जाएगा 6/5 यानी 1.2। तो अब ये चीज़ किस में है? सीरीज में। तो लिखेंगे R1, R2 और R345 श्रेणी में है। तो लिखेंगे टोटल जो आएगा होगा R1 प्लस R2 प्लस R345। R1 की वैल्यू है 2, इसकी वैल्यू 3.5 और इसकी वैल्यू 1.2। 2, 3, 5, 1, 6, तो आएगा 6.7 ओम। और यही है आपके इस प्रश्न का सलूशन। तो ये था आज का हमारा सेट 2 2020 824 और NK। और इसके फर्स्ट पार्ट को आज हम लोग सॉल्व कर रहे थे, यानी फिजिक्स का पार्ट था, और हमने फिजिक्स के पार्ट के लगभग सभी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर दिए हैं। कुछ थ्योरी की बात भी आपको बताई है, और कुछ प्रश्न जो हमने छोड़ दिए हैं और वो प्रश्न आप स्वयं कर सकते हो। और अगर आपका कोई भी प्रश्न होगा आज के सेशन से संबंधित तो आप हमें ज़रूर बताएंगे। फिर मिलेंगे हम लोग अगले पार्ट में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।